Welcome to the course of CSIR UGC NET JRF Mathematical Science and myself Chandan Kumar, your mentor, your guide throughout the course. So before starting actual syllabus, we have to discuss on two basic things. The first one is what is the nature of paper and the second one is our strategy throughout the preparation. So let's see. हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि 3 सेगमेंट्स पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। जो हमारा पार्ट ए का सेगमेंट है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होते हैं, हमें 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब 20 में से 15 क्वेश्चन हमें कोई चूज़ करने हैं और उसका आंसर देना है। और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होता है, मतलब पार्ट ए 30 मार्क्स का हो गया। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, मतलब जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक गलत करते हो आप तो फिर 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम 4 क्वेश्चन सही करते हैं पार्ट ए से तो फिर हमें 4 ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं। बट अगर हम 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हमारे 5 क्वेश्चन के मार्क्स चले जाते हैं। ओके। और जो हमारा पार्ट बी होता है उसमें टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 40 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक जो होता है वो हमारे फेवरेबल सेक्शन का होता है, जिसे हमें करना है, अटैम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 40 तक स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी वालों के लिए हो जाता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन उसके आते हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अपना सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक होता है। अब इसके हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और आप इस पार्ट से एट मोस्ट 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो वैसे तो ये 25 आउट ऑफ 40 होता है, लेकिन हमारे लिए ये 25 आउट ऑफ 28 हो जाता है। मतलब हमारे फेवर के 28 क्वेश्चन हैं, इसमें से हम मैक्सिमम 25 क्वेश्चन कोई भी चुन के बना सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हमारा होता है। यहाँ भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, मतलब 0.75 मार्क्स डिडक्ट होगा एक गलत करने से यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी और एनालिसिस देखें कि इस सेगमेंट में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक में ये चीज़ें हमेशा आपको फिक्स मिलेंगी कि जो पहले 12 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो हमेशा आपके रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से ही आएगा। रियल में कुछ मेट्रिक स्पेस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन 12 क्वेश्चन में रियल एनालिसिस कम से कम 4 और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, और लीनियर अलजेब्रा से कम 5 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक पूछ सकता है आपसे। फिर 13 to 20, मतलब इन 8 क्वेश्चन का जो सेगमेंट होगा अपना, इस 8 में हमेशा आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मॉडर्न अलजेब्रा से या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से या टोपोलॉजी से, जिसमें कि मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन 2 से 6 क्वेश्चन के बीच में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और टोपोलॉजी का 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल। फिर क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक ये जो 8 क्वेश्चन है टोटल, ये जो आएंगे वो इन सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे कि अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस और क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें कि ओडी से 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं, वहीं पीडी से हर बार 2 क्वेश्चन फिक्स होता है यहाँ पे। फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से या तो पूछेगा नहीं या फिर 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस से या तो पूछेगा नहीं या फिर 1 क्वेश्चन, और क्लासिकल मैकेनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम पार्ट सी की बात करें तो ये थोड़ा इससे बेटर होता ये है यहाँ पे कि 40 में से हमारे लिए 28 बच गया, उसमें से हम 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एट मोस्ट। यहाँ क्या होता है कि टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 43 से 60 तक क्वेश्चन जो है हमारा, ये 18 क्वेश्चन जो है ये स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के हो जाते हैं। फिर भी हमारे पास 42 क्वेश्चन बचता है। अब 42 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, तो हमारे लिए चुनना थोड़ा आसान हो जाता है कि 42 में से 20 क्वेश्चन चुनने हैं। तो फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक जो 18 क्वेश्चन होंगे, पहले 18 क्वेश्चन जो होंगे वो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। हमें देखना होगा कौन सा रियल कौन सा लीनियर का है। फिर 19 to 30 में जो 12 क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन हमारा या तो मॉडर्न अलजेब्रा से होगा या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से या टोपोलॉजी से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से 42 में जो 12 क्वेश्चन होंगे
वो इन गिवन सब्जेक्ट से होंगे, ODPD, COV, लीनियर इंटीग्रल, न्यूमेरिकल, क्लासिकल वगैरह से। इसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि रियल का 7 से 13 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है, वहीं लीनियर का 5 से 11। इस सेगमेंट में 4 से 7 क्वेश्चन आपके ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी या नंबर थ्योरी के हो सकते हैं। फिर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के होते हैं, और वहीं 1 से 4 क्वेश्चन हमारा टोपोलॉजी से हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 to 42 वाले सेगमेंट में अपना ODPD, COV, लीनियर, न्यूमेरिकल, क्लासिकल से क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर OD के 3 क्वेश्चन फिक्स हर बार आते हैं, PD के भी 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, COV के 1 से 3 क्वेश्चन, इंटीग्रल इक्वेशन के 1 से 2, न्यूमेरिकल के 1 से 3 और क्लासिकल मैकेनिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये सेगमेंट हमारा जो होता है इसमें हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। ये पार्ट ए और पार्ट बी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब 4 में से कोई एक सही होगा और उसे करेक्ट करना है, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। और पार्ट सी अपना मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है। मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकते हैं। जब आप सारे करेक्ट ऑप्शंस को टिक करते हो देन आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लो कि 4 में से कोई 3 सही है और आपने 2 को ही टिक किया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब जितने भी टोटल करेक्ट ऑप्शंस हैं उन सारे को आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये सेगमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, यहाँ चुनना भी आसान होता है। इस सेगमेंट में 28 में से 25 चूज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये रहा हमारा एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कि हाँ किस सेगमेंट में कहाँ से क्या आता है, इसका बेनिफिट क्या है इस एनालिसिस का। पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने सिलेबस को जानना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना क्या है, फर्दर हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो थ्रू आउट प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो सारा कुछ, बट होता है स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि कोई सब्जेक्ट उनका काफ़ी फेवरेट बन जाता है, उस पर वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट में वो थोड़ी कम मेहनत कर पाए, या लगता है उन्हें कि हाँ इससे कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। तो उसके लिए है कि हमें अगर पोजीशनिंग पता होती है कि जैसे कि हाँ हमने रियल और लीनियर पे अच्छा काम किया हुआ है, तो फिर हमें पता है कि पार्ट बी में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 के बीच में ही इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फिर एग्ज़ाम में 1 by 1, 1, 2, 3, 4 करके इन सब सेगमेंट में तो एटलीस्ट लीनियर के क्वेश्चन हम नहीं ढूंढ रहे होंगे ना, हम डायरेक्टली 1 to 12 में ढूंढेंगे, हमसे जो बनने वाला हुआ बन गया, देन फिर सीधा हम पार्ट सी पे स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 18 पे ढूंढेंगे अपने फेवर के क्वेश्चन को। अगर हमने कॉम्प्लेक्स पे अच्छा काम किया हुआ है तो फिर इसका क्वेश्चन पार्ट बी में हमेशा 13 to 20 के बीच में मिलने वाला है, वहीं इधर पार्ट सी में 19 to 30 के बीच में मिलने वाला है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप 6 को बेस मानो तो 6 to 12 क्वेश्चन यहाँ इस सेगमेंट से रियल और लीनियर से पूछे जाते हैं, वहीं 6 to 18 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इन दोनों सेगमेंट की बात करें तो 4 को अगर हम बेस माने तो 4 to 8 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, 4 3 12 क्वेश्चन यहाँ, फिर 4 to 8 यहाँ और 4 3 12 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की एनालिसिस की जो गिवन सब्जेक्ट्स हैं हमारे उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थ्रू आउट प्रिपरेशन हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और हम किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं और उनका सेपरेट वेटेज क्या होने वाला है, और साथ में हम कट ऑफ की बात कर लेंगे। रियल एनालिसिस ओवरऑल 60 to 65 मार्क्स का पूछा जाता है, वहीं हमारा लीनियर अलजेब्रा 55 to 65 मार्क्स का पूछा जाता है, मॉडर्न अलजेब्रा 30 to 40 मार्क्स का पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 to 40 मार्क्स का पूछा जाता है, ODE 20 to 25, PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 20 to 25, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन 10 to 15, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन 10 to 15 और पार्ट है हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का वो 30 मार्क्स का। तो जब इन सारे क्वेश्चंस का एवरेज निकालेंगे तो ऑन एवरेज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 285 मार्क्स का पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का है और हम जो पढ़ने वाले हैं ये 285 मार्क्स के अराउंड पढ़ने वाले हैं। तो इससे हमें ये सहूलियत हो जाती है कि हम चूज कर सकें कि हमारा कौन सा सेक्शन स्ट्रांग हुआ है पूरी तैयारी के दरमियान और कौन सा थोड़ा वीक रह गया। तो उस हिसाब से हम एग्जामिनेशन में चूँकि 285 का पढ़ रहे हैं और पेपर 200 का ही होना है तो हम उसमें से चूज कर लेंगे अपने हिसाब से कि हाँ ये वाला सेगमेंट ज़्यादा बढ़िया है तो उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करो लास्ट मोमेंट पे। कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, या फिर जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख के फिर उसको छोड़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अब तक का जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो दिसंबर 2016 का गया है, जिसमें कि जनरल के लिए JRF नेट के लिए 119 रहा है, OBC का 100, SC
78.50, ST 55.26 और PWD का 52। और जब बात सिर्फ नेट की करें तो 107.10 जनरल के लिए नेट का रहा है, OBC के लिए 90, SC के लिए 70.66, ST 50 और PWD 50। और ये अभी कुछ समय से EWS एक सेगमेंट जो रहा है तो इसका कट ऑफ जनरल और OBC के कट ऑफ के बीच में रहता है, चाहे वो JRF के लिए हो जाए चाहे नेट के लिए हो जाए। तो मतलब ये है ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखें तो अब तक का मैक्सिमम कट ऑफ 119 है JRF के लिए, और नेट के लिए मैक्सिमम कट ऑफ अपना ये है। तो अब एग्ज़ाम हमारा 200 का हो रहा है और मैक्सिमम कट ऑफ हमारी 119 को जा रही है, और इससे ऊपर कट ऑफ जानी भी नहीं है अब। तो हमें 120 हार्डली अगर स्कोर कर पा रहे हैं हम तो फिर JRF होने की गारंटी हो जाती है वहाँ पे, या फिर 120 प्लस आप करो। और हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये 285 का पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि हमने रियल एनालिसिस उठाया, तो रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ों का, सारे टॉपिक्स का वेटेज एग्जामिनेशन में इक्वल ही हो ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। टॉपिक वाइज वो वेरी करता है, किसी टॉपिक पे एग्जामिनेशन का ज़्यादा फोकस होता है, किसी का कम। तो थ्रू आउट हर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक पे एग्जामिनेशन का क्या वेटेज है, उस पर क्या उसकी मार्किंग है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इन चीज़ों को जब हम इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। बट बेसिकली अगर एक रफ़ आइडिया लगाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 120 पे हमारा रिज़ल्ट हो जाना है एनी हाउ, किसी भी कैटेगरी में हम हैं, और 285 का हम पढ़ रहे हैं। तो फर्दर आपकी जो पढ़ाई होगी उसमें जैसे कि मान लो हमने रियल स्टार्ट किया तो रियल को हमने पहले कुछ टॉपिक्स में बांटा, 10 12 15 जो भी है, फिर उस टॉपिक के एंड होने पे हर टॉपिक वाइज आपका एक टेस्ट होता जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि परफॉर्मेंस कितना भी बुरा हो हमारा, तो हर टेस्ट में एटलीस्ट 50% या 50% प्लस हमारा स्कोर होना चाहिए। अगर इस कंटिन्यूटी को हम थ्रू आउट प्रिपरेशन मेंटेन रख लेते हैं तो फिर हमारे रिज़ल्ट आने में कोई भी संदेह नहीं रह जाता। अगर हम इस कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं थ्रू आउट तो फिर हमें देखना होगा कि हाँ हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों को फिर से कवर करना होगा और उस पर परफॉर्मेंस बेटर करना होगा। ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये है कि अगर कोई बच्चा थ्रू आउट प्रिपरेशन 50% प्लस अगर हर टॉपिक वाइज टेस्ट में, देन फिर जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा अपना सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद, या फिर अगर 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो सरप्राइज टेस्ट के तौर पे उन सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके 1-2 सब्जेक्ट को, या फिर कुछ प्रैक्टिस टेस्ट जो भी आपके लिए जाएंगे, अगर उसमें आपका परफॉर्मेंस 50% प्लस होता है, आप 100% लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 50% प्लस अगर आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट रहता है तो फिर रिज़ल्ट डेफिनेटली आपका हो सकता है यहाँ पर। तो हमारा थ्रू आउट प्रिपरेशन यही रहने वाला है स्ट्रैटेजी, और जो हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स के साथ। तो कि रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 40 to 50% चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक हो जाती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ना काफ़ी सही रहेगा, एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी हमें, और ओवरऑल वेटेज भी अराउंड 90 to 100 के बीच में चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल और कॉम्प्लेक्स से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।